हेलो स्टूडेंट्स, सादर प्रणाम। पार्ट 3 पर पहुंच गए हैं। सबसे मुश्किल चैप्टर नेशनलिज्म यूरोप के। अब हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यहाँ पर कुछ लोग फेवर में थे। वो कौन थे? देवर द लिबरल्स एंड द मिडिल क्लास एंड दे वर इन द फेवर ऑफ द यूनिफिकेशन। लेकिन उनके इनिशिएटिव को किस किस ने विरोध किया? मिलिट्री मोनार्की एंड द जंकर, जो बड़े बड़े लैंड ऑनर्स होते थे रशिया के, जिनकी प्रिविलेजेस छिन सकती थी, उन्होंने किस चीज का विरोध किया था? यूनिफिकेशन का। एंड दे वर नोन एज द जंकर्स। अब यहाँ पर जिम्मेदारी किसने उठाई? किंग ऑफ प्रूशिया ने, जो उस समय फ्रेडरिक विलियम्स थे। और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी किसको दी? अपने सबसे ताकतवर मिनिस्टर को दी, जिसका नाम ओटो वन बिस्मार्क है। ही वॉज द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, हाईली डिप्लोमेटिक इंसान था। और एक पॉइंट मेरे से छूट गया है इसमें, उसने आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली। इसने 7 साल में 3 लड़ाइयाँ की, एक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और एक फ्रांस। और एक बड़ी पार्टी कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? पैलेस ऑफ वर्सेल्स में। उसमें भी एक हॉल है, द नेम इज हॉल ऑफ द मिरर्स। किसको राजा बना दिया गया? किंग केसर विलियम्स को। और उसने लीगल, बैंकिंग, जुडिशियल और करेंसी में बहुत सारे चेंजेस किए। दैट बिकेम द रोल मॉडल फॉर द होल ऑफ द जर्मनी। देखिए, कुछ लोग फेवर में, ऐसे याद कीजिएगा, कुछ लोग अगेंस्ट हैं। कौन से किंग ने जिम्मेदारी ली? प्रूशिया ने। किसको ट्रांसफर की? ओटो वन बिस्मार्क को। ब्लड एंड आयरन, डिप्लोमेटिक, 7 साल में 3 लड़ाई। फिर एक बड़ी पार्टी कहाँ पर हुई? पैलेस ऑफ वर्सेल्स में। तो ऐसे आप इस यूनिफिकेशन को इजीली याद कर सकते हैं। अगले हमारे पास आएगा, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सबसे पहले इटली 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। टोटल कितने टुकड़े थे? आप मैप देखेंगे एनसीईआरटी में 7। सब पे अलग अलग तरह के राजा थे, अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। जो सेंटर था उस पे किसका कंट्रोल था? पॉप का। साउथ में बर्बन्स थे और नॉर्थ में किसका रूल चलता था? हैसबर्ग का। तो ये सब यहाँ पर प्रॉब्लम से 7 टुकड़े हैं। अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग तरह के कंट्रोल हैं। बस एक ही जगह पर ओरिजिनल इटालियंस रूल करते थे, वो सर्डिनिया पिडमोंट है, जिसके राजा का नाम विक्टर इमैनुअल है। तो इन प्रॉब्लम्स के बाद जो यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी है वो 4 लोग लेंगे। सबसे पहले गजीपी मजीनी, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिन्होंने हमें बर्थ हुआ 1807। दो उन्होंने क्या बनाई थी? सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली एंड यंग यूरोप बनाई, वो लिख दीजिएगा। दूसरा विक्टर इमैनुअल का रोल है, जो किसका राजा था? सर्डिनिया पिडमोंट का राजा था, जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे। अब इसका मकसद क्या था डेवलपमेंट का? यूनिफिकेशन का, सॉरी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। लेकिन राजा कभी भी खुद कुछ नहीं करेंगे, उसने जिम्मेदारी अपने सबसे काबिल मिनिस्टर कैवियर को दी। ये आर्किटेक्ट बना। ये कौन सी भाषा बोलता था? फ्रेंच। फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी, अगेन हाई सोसाइटी। बहुत डिप्लोमेटिक इंसान था और इसी डिप्लोमेसी से इसने ऑस्ट्रिया को ऐड किया था 1859 में। देखिए बेटे, डिप्लोमेटिक बहुत ताकतवर इंसान होते हैं, क्योंकि वो अपनी बातों से ही सारे काम निकलवा लेते हैं। ना ये रिवोल्यूशनरी था, ना ये डेमोक्रेट था। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी किसकी रही? कैवियर की। और जो लास्ट इंसान इसमें आया उसका नाम क्या था? गजीपी गरीबाल्दी था। अब ये बहुत ताकतवर सेना रखता था, फिजिकल फोर्स माना जाता है। इसने साउथ इटली को कैप्चर किया, किंगडम ऑफ टोसिसलीस को, और इसने लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट लेकर स्पेनियर्ड्स, स्पेन पर भी अपना राज्य स्थापित किया। और फाइनली जो इसकी सेना थी उसमें 30,000 सैनिक थे, उन्हें रेड शर्ट ट्रूप्स बोलते थे। और 1861 में राजा कौन बना? किंग विक्टर इमैनुअल। एक 1 मार्क्स क्वेश्चन याद कीजिएगा इसके बाद। वहाँ के लोगों को लै इटालिया का मतलब भी नहीं पता था, मीन्स वी आर द सिटीजन ऑफ इटली। वो क्या सोचते थे? इतने अनपढ़ थे दैट दे वर टॉकिंग अबाउट द विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। तो देखिए, 4 लोगों का रोल है, याद कीजिएगा। गजीपी मजीनी ने रोल प्ले किया, विक्टर इमैनुअल ने, फिर काउंट कैमिलो डी कैवियर का रोल रहेगा, और लास्ट में कौन आया था? गजीपी गरीबाल्दी। नेक्स्ट हमारा जो यूनिफिकेशन है वो ब्रिटेन है।
लेकिन पहला क्वेश्चन आएगा कि वो थोड़ा अलग क्यों लगता है हमें बाकी यूनिफिकेशन से। देखिए, एक तो लंबा प्रोसेस था जो हमारा यूनिफिकेशन था, ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा समय लगा, अभी आप पढ़ेंगे। दूसरा, कोई सडन अपहेवल और रिवोल्यूशन नहीं थी, अचानक से कुछ भी नहीं हुआ, इट वॉज वेरी लॉन्ग। पैक्ट और एग्रीमेंट से वो सारा का सारा हासिल किया गया। इन्हें संधि और समझौता बोलते हैं। इसमें हम लड़ाई नहीं करते, संधि समझौता बातचीत करी और हल निकाला। कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी आपको पूरे यूनिफिकेशन में नहीं मिलेगी, बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। और इसको ब्लडलेस भी बोल देते हैं क्योंकि बहुत कम खून खराब हुआ, अत्याचार बहुत हुए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सारे लोग मारे गए। फाइनली अब हमारे पास क्या आएगा, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। पिक्चर्स में समझिएगा, यहाँ 4 तरह के लोग रहते थे, इंग्लिश, स्कॉटिश, वेल्श एंड आयरिश। इनमें सबसे ताकतवर कौन थे? रिच और पावरफुल इंग्लिशमैन थे। तो इंग्लिश ने अपनी इन्फ्लुएंस बाकी सब पर दिखानी शुरू कर दी और इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से कंट्रोल छीना 1688 में, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। लंबी लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद उन्होंने कंट्रोल छीना। इसके अगले स्टेप में उन्होंने किसका नंबर लगाया? इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड का। और एक एक्ट ऑफ यूनियन आया था 1707। तब उसको क्या बोला गया जब उसमें कौन जुड़ा? स्कॉटलैंड, यूके, जीबी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और स्कॉटलैंड की इन्होंने कल्चर को भी डिस्ट्रॉय किया। अगर मैम ने अलग से पूछ लिया कि भाई स्कॉटलैंड में किया क्या, तो ये तब लिखना, ये यूनिफिकेशन में नहीं लिखना है। उन्होंने उनकी कल्चर को डिस्ट्रॉय किया, उनके इंस्टीट्यूशंस को सप्रेस किया। जिन लोगों ने भी आवाज़ उठाई, दे वर टेरिबली रिप्रेस, कुचला गया उन लोगों को। और फाइनली वो अपनी लैंग्वेज भी नहीं बोल सकते थे, इवन अपनी नेशनल ड्रेसेस भी नहीं पहन सकते थे, एंड देयर लैंग्वेजेस गैलिक लैंग्वेज। वैसे अगर आपने स्कॉटिश हाईलैंडर्स को देखा हो तो बैक पाइपर होता है उनके पास, वो प्ले करते हैं। और एक स्कर्ट टाइप उनकी क्या होती है? एक ड्रेसिंग होती है, आप देखिएगा नेट पर जाकर। फिर इंग्लैंड ने किसका नंबर लगाया? आयरलैंड का। आयरलैंड में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट थे, जो पुराने चर्च के सपोर्टर हैं, जो न्यू टेस्टामेंट को मानते हैं, प्रोटेस्टेंट है। इंग्लिश ने किसको सपोर्ट किया? प्रोटेस्टेंट्स को, डिस्ट्रॉय द कैथोलिक्स। यहाँ पर बस एक इंसान ने रिवोल्ट करी, उसका नाम वुल्फटॉन है। उसकी आर्मी यूनाइटेड आयरिशमैन थी, लेकिन उसे भी कुचल दिया गया। और फाइनली इंग्लैंड में आयरलैंड किस में जोड़ दिया गया? इंग्लैंड में। और वो क्या बना? यूनाइटेड किंगडम बना। और 3 बड़े बदलाव हुए, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोमिनेंट बनी, फ्लैग यूनियन जैक बना, और नेशनल एंथम गॉड सेवर नोबल किंग। तो कैसे याद करेंगे? 4 तरह के लोग, सबसे ताकतवर इंग्लिश, बाकी सब पर इन्फ्लुएंस प्रमोट करी। फिर इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से कंट्रोल छीना। फिर किसको कब्जे में लिया? स्कॉटलैंड को। अगला नंबर आयरलैंड का लगा दिया। यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। देखिए, फिर हम एलोगरी के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट अगर आपने पढ़ा हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट वी कैन नॉट सी और टच, जैसे प्यार हुआ, नफरत हुई, कुछ भाव होते हैं उन्हें आप देख नहीं सकते। अगर हम उनको किसी पर्सन और थिंग से दिखाते हैं तो वो क्या कहलाता है? एलिगरी कहलाता है। इसके 2 मतलब होते हैं, लिटरल और सिंबॉलिक। जैसे भारत माता, एक तो वो इन पर्टिकुलर कोई वुमेन है, और एक वो पूरे देश को भी रिप्रेजेंट करती है सिंबॉलिकली। इससे फीलिंग कौन सी जनरेट होती थी? नेशनलिज्म के। ज़्यादातर फीमेल एलिगरीज थी। कॉन्सेप्ट कौन सा विजुअलाइज किया जाता था? मदरलैंड का। और फ्रांस में इनको मरायने बोलते थे। जर्मनी में इनका नाम क्या था? जर्मेनिया रखा गया था। और इन्हें कॉइन्स, स्टैम्प्स और स्ट्रीट स्क्वायर्स पर बना दिया गया ताकि लोगों में कौन सी फीलिंग डेवलप हो? नेशनलिज्म। जैसे आपने टाइम्स स्क्वायर का नाम सुना होगा, जो एक अमेरिका का स्ट्रीट स्क्वायर है, वो सबसे फेमस माना जाता है। अब इनमें एलिगरीज के कुछ सिंबल हैं, जैसे ब्रोकन चेन्स किस चीज़ को दिखाती हैं? आज़ाद होने को दिखाती हैं। ईगल स्ट्रेंथ का प्रतीक होती है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स हीरोइज्म है। अगर तलवार है तो लड़ाई की तैयारी है। तलवार के चारों तरफ ऑलिव है तो इसका मतलब पीस की तैयारी है। तिरंगा झंडा हमेशा लिबरलिज्म को शो करता है। और रेयर्स ऑफ राइजिंग सन, बिगनिंग ऑफ द न्यू एरा और द पीरियड। अब एक चीज नोटिस कीजिए, सब कुछ आ गया है, ये क्राउन और सेप्टर नहीं है। सेप्टर एक डंडा होता था सोने का जो राजा लेकर चलते थे। तो सेप्टर और क्राउन किसको शो करते हैं? रॉयल पावर को शो करते हैं, और द रॉयल डिक्री।
इसके बाद हमारा बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा चैप्टर का, ये बहुत ध्यान से समझना। इस पीरियड में नेशनलिज्म किसके साथ अलाइन नहीं कर पा रहा था? लिबरलिज्म के साथ, और वो एक नैरो क्रीड बन चुका था। मतलब एक तरीके से क्या हुआ, दुनिया में बड़े देश चाह रहे थे नेशनलिज्म लाएंगे, लेकिन कुछ और ही लाने की कोशिश में थे वो। तो हुआ क्या, सारे के सारी जो बड़ी बड़ी पावर्स थी वो इनटॉलरेंट बनती जा रही थी, लड़ाई पर जाने के लिए तैयार बैठी थी। और यूरोप में क्या चला दिया यूरोपियंस ने, दूसरे देशों में क्या चलाया? इंपीरियलिज्म चलाया और कॉलोनियलिज्म। जैसे अब ब्रिटिशर्स ने हमें अपनी कॉलोनी बनाया, तो वो क्या है? कॉलोनियलिज्म। और जब उन्होंने हमारे रिसोर्सेज लूटे, हमारा फायदा उठाया, तो वो क्या कहलाया? इंपीरियलिज्म। तो देखो, जब बड़ी बड़ी ताकतें दूसरे देशों को कब्जे में ले रही होंगी, सोचिए, तो उन्हें भी तो कोई मूवमेंट चलाना पड़ा होगा इसके अगेंस्ट। तो ये कौन सी चीज थी वैसे? इंपीरियलिज्म। तो इन बड़ी ताकतों ने क्या किया? छोटी ताकतों को मजबूर किया कि वो एंटी कॉलोनियल और एंटी इंपीरियल मूवमेंट चलाएं। मान लो मैं ही आपको कब्जे में ले लूं, और वो क्या कहलाएगा? कॉलोनियलिज्म। आपके घर की चीजें बेचूं, वो इंपीरियलिज्म। तो आप मेरे खिलाफ कुछ तो करेंगे ही, वो एंटी इंपीरियल, एंटी कॉलोनियल। आप सब मिल जाएंगे, आपके अंदर कौन सी फीलिंग आएगी? नेशनलिज्म की। और जब आप संघर्ष करेंगे तो आपके अंदर यूनिटी आ जाएगी, और आपको लगेगा यार नेशन स्टेट्स जरूरी हैं। तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कौन सा फॉलो हुआ पूरी दुनिया में? नेशन स्टेट्स का। देखो एक बार समझेंगे तो बड़ी बड़ी ताकतें लड़ाई के लिए तैयार हैं, इंटॉलरेंट है, दूसरों को कब्जे में ले रही है नेशनलिज्म के नाम पर। कॉलोनियलिज्म चल रहा है, इंपीरियलिज्म चल रहा है। मूवमेंट कौन से चले? एंटी इंपीरियल, एंटी कॉलोनल। फीलिंग कौन सी आई? नेशनलिज्म की। और कौन सा कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल बना? नेशन स्टेट्स का। अब हम बिल्कुल सेकंड लास्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। अब एक सबसे बड़ी सल्तनत थी उस समय मुस्लिम्स की, बल्कन एम्पायर थी। इसमें जितने भी लोग रहते थे स्लाव्स बोला जाता था। इसमें क्रोशिया, बोस्निया, ये बुल्गारिया, तुर्की, आप देख सकते हैं सब आ जाते थे। लोग क्या कहलाते थे? स्लाव्स। फीलिंग कौन सी आ गई? नेशनलिज्म की। लेकिन जो बल्कान रूलर थे वो फेल हुए एक चीज में, वो खुद को मॉडर्न नहीं बना पाए, जबकि इंस्पिरेशन उन्हें किससे मिली थी? याद हो? नेपोलियन से। तो इससे हुआ क्या है, जो बल्कान एम्पायर थी उसके टुकड़े होने लगे, और हर राजा क्या होने लगा? इंडिपेंडेंट। अब उन्होंने क्लेम किस चीज को रखा? हिस्ट्री और पॉलिटिकल राइट्स को। उन्होंने इतिहास का सहारा लिया, राइट्स का सहारा लिया कि हमें आज़ादी चाहिए। तो वो एक तरीके से रूलर कौन हुए? मुस्लिम लोग, ज्यादातर यूरोपियन। फीलिंग आई नेशनलिज्म की। एक एक करके बल्कन एम्पायर से अलग हुए और खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। लेकिन असली लड़ाई कब हुई? जब वो आज़ाद हो गए, जब सारे के सारे राजा आज़ाद हुए। They were extremely jealous of each other. Each wanted to get the territory of other. एक का मन था मैं दूसरे की टेरिटरी जीत लूं। बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स भी किसका कंट्रोल चाहती थी? बल्कान इलाके का। जब उन्होंने देखा भाई रिसोर्स इतने हैं, आपस में लड़ाई चल रही है, हम भी घुस जाते हैं लड़ाई में। हर बड़ी पावर उसमें इंग्लैंड, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी अपनी नेवी और मिलिट्री माइट कहाँ पर बढ़ाना चाहती थी? बल्कान्स में। और ओवरऑल आप देखिए 3 तरह की लड़ाई है। बल्कन रूलर आपस में लड़ रहे हैं, यूरोपियंस बल्कान से लड़ रहे हैं, और बल्कान्स के लिए यूरोपियंस की अलग लड़ाई चल रही है। पूरी दुनिया में ऐसा लगा लड़ाई का माहौल बन चुका है, और फाइनली इसे क्या बोला गया? वर्ल्ड वॉर 1। और यहीं पर बेटे आपका चैप्टर भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हमने एक एक चीज इंक्लूड करने की कोशिश की। एक वीडियो आपकी सोर्सेस की बनाएंगे, उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो एक आधा अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।